नमस्कार दोस्तों। SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मित्रों आप सबको विदित है कि हम जो पढ़ रहे थे अपने हिंदी, और हिंदी में हमने रचनाओं को पढ़ा जो सेकंड ग्रेड सिलेबस में सम्मिलित थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल विरचित जो 3 निबंध उत्साह, लोभ और प्रीति, श्रद्धा और भक्ति, ये तीनों निबंधों को हमने पढ़ा दोस्तों। इससे पूर्व और जो रचनाएं थी वो भी पढ़ी थी। आज हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है जो अपने BA थर्ड जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसमें भी सम्मिलित है दोस्तों। साथ में अपने जो RSSMB द्वारा जो आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में, जैसे आपके पटवार है, ग्राम सेवक है, सभी में दोस्तों इससे संबंधित प्रश्न पुटअप किए जाते हैं। बाकी KVS, TGT, PGT, आपने RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सब में ये सम्मिलित है टॉपिक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, जो है आपकी हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, यानी कि हमारी हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ और उसका विकास किस रूप में हुआ, और हिंदी एवं उसकी बोलियों का सामान्य परिचय, यानी कि हिंदी में कौन कौन सी बोलियां हैं और बोलियों का सामान्य परिचय भी दोस्तों हम देखेंगे। तो अपना आज का जो विषय है, आज का टॉपिक है दोस्तों, वो है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी एवं उसकी बोलियों का सामान्य परिचय। तो आइए देखते हैं दोस्तों। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। जैसा कि दोस्तों हम देख रहे हैं, शब्द है भाषा। भाषा शब्द ऐसा शब्द है दोस्तों जिसकी उत्पत्ति हुई है संस्कृत का धातु है भाष, जिसका अर्थ होता है कथन या कहना या व्यक्त वाणी अथवा अभिव्यक्ति या विचार। जिसका अर्थ है व्यक्त वाणी यानी कि बोली गई वाणी, अथवा अभिव्यक्त विचार, जो हमारे विचार व्यक्त किए जाते हैं। भाषा भाव अभिव्यक्ति एवं विचार संप्रेषण का माध्यम है। जैसा कि दोस्तों कहा जाता है कि जो भाषा है वो अपने भावों की अभिव्यक्ति का और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है दोस्तों। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा की परिभाषा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्वयं स्पष्टतः समझ सकता है। कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि भाषा साधन है दोस्तों, जिसके माध्यम से हम दूसरों को अपने विचारों को समझाते हैं या दूसरे द्वारा व्यक्त विचारों को समझते हैं। किसी भी भाषा के मुख्य 3 रूप पाए जाते हैं। कोई भी भाषा हो दोस्तों, वो मुख्य रूप से 3 रूपों में डिवाइड है, जिसमें पहला है आपकी मौखिक भाषा, दूसरी है आपकी लिखित भाषा और तीसरी है सांकेतिक भाषा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, पहला रूप है भाषा का मौखिक, यानी कि जब वक्ता द्वारा मुख से स्पष्ट बोलकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है तो वो तो है भाषा का मौखिक रूप दोस्तों। दूसरा है लिखित रूप, यानी कि वक्ता के द्वारा भाषा को लिखकर स्पष्ट रूप से उसके विचारों का आदान प्रदान करता है, वो भाषा का लिखित रूप है। और तीसरा रूप है दोस्तों भाषा का सांकेतिक, यानी कि वक्ता के द्वारा संकेतों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, तो वो दोस्तों आपकी सांकेतिक भाषा कहलाती है। तो इस प्रकार मुख्य रूप से भाषा के 3 रूप पाए जाते हैं। आज की स्थिति दोस्तों, संपूर्ण विश्व में लगभग 3000 भाषाएं प्रचलित है दोस्तों। आज पूरे विश्व का जैसे कि हम आकलन करें तो आज भाषाओं की संख्या लगभग 3000 है। 3000 भाषाओं का उद्भव ये कोई आकस्मिक या अचानक नहीं हुआ है दोस्तों। विकास के इस युग में धीरे धीरे आज विश्व की ये स्थिति है कि हम 3000 भाषाओं का प्रयोग करते हैं अपने विचार संप्रेषण में। इन 3000 भाषाओं को, जिन्हें 13 भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया गया, इन 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है दोस्तों। इनमें से जैसे आपके द्रविड़ है, चीनी है, सेमेटिक, हेमेटिक, आग्नेय, यूराल, अल्टाइक, शूडानी, बाटू, काकेकश,
अमेरिकी, बुशमैन, जापान, कोरियाई एवं बहारोपीय। और जैसा कि इन 13 भाषा परिवारों में हमारी जो हिंदी भाषा है दोस्तों, ये हिंदी भाषा बहारोपीय परिवार की भाषा है। हमारी हिंदी भाषा को 13 भाषा परिवारों में से बहारोपीय भाषा परिवार में सम्मिलित किया गया है दोस्तों। अब ये बहारोपीय भाषा परिवार है, इसके विषय में देखते हैं कि ये है क्या। भारत तथा यूरोप एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित भाषाएं बहारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। दोस्तों भारत है अपना और यूरोप है, इनके आसपास के क्षेत्रों में जो प्रचलित भाषा है उसे बहारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत सम्मिलित किया है दोस्तों। इस भाषा परिवार की भी 2 शाखाएं हैं। बहारोपीय भाषा परिवार की भी कितनी शाखाएं दोस्तों? 2 शाखाएं। पहली है आपके सेंटम तथा दूसरी है कैंटम। सेंटम और कैंटम। कैंटम के अंतर्गत भारत ईरानी यानी कि आर्य भाषा एक शाखा निकली और भारत ईरानी से भारतीय आर्य भाषा का विकास हुआ, क्योंकि हमारे भारतीय जो पूर्वज थे वो दोस्तों आर्य कहलाते थे। और आर्य अर्थात श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ व्यक्ति, और उनकी जो भाषा थी वो दोस्तों कैंटम भाषा परिवार के तहत आती थी, जो कि आर्य भाषा थी। भारतीय आर्य भाषाओं के इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया जा सकता है दोस्तों। जो भारतीय आर्य भाषा है उन्हें भी उसके इतिहास को देखें तो उसे 3 भागों में वर्गीकृत किया है। जैसे कि भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण हम देखें तो पहला है दोस्तों प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। पहला जो इसका विभाजन है वो है दोस्तों प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, जिसका समय है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। तो ये तो प्रथम आर्य भाषाओं का वर्गीकरण है। दूसरा कालखंड है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल। मध्यकालीन जो भारतीय आर्य भाषा काल है उसका समय दोस्तों 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी। और उसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, जिसका समय दोस्तों 1000 ईस्वी से अब तक। तो इस प्रकार भारतीय आर्य भाषा को भी दोस्तों 3 कालखंडों में अलग अलग विभाजित किया है। इसके बाद सबसे पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, जिसका समय 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व है, इसे देखते हैं दोस्तों। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का प्रमाण हमें वैदिक संहिताओं में मिलता है। हमारे वैदिक युग में लिखी गई संहिताओं में ये सब मिलता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को भी 2 रूपों में विभाजित किया, इसके भी 2 रूप मिलते हैं दोस्तों। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में जैसे कि वैदिक संस्कृत और दूसरी दोस्तों लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत 1500 ईस्वी पूर्व से और 800 ईस्वी पूर्व तक वैदिक संस्कृत का प्रयोग करते थे विद्वान। वेदों में लिखी हुई संस्कृत भाषा वैदिक संस्कृत की भाषा है दोस्तों। इसके बाद आती है लौकिक संस्कृत। इसका समय 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व माना है दोस्तों। यह वो संस्कृत है दोस्तों जिसका प्रयोग लोक व्यवहार में करते थे, आपस में बातचीत बोलने चालने में जिसका प्रयोग होता था वो लौकिक संस्कृत थी। वैदिक संस्कृत में वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ तथा उपनिषद रचे गए। वैदिक संस्कृत में दोस्तों हमारे वैदिक संहिताएं लिखी गई, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, आरण्यक ग्रंथ लिखे, 108 उपनिषद रचे गए। वैदिक संस्कृत के 3 रूप थे, पश्चिम उत्तरी वैदिक संस्कृत, मध्यवर्ती और पूर्ववर्ती। इस प्रकार दोस्तों वैदिक संस्कृत को भी 3 भागों में अलग अलग बांट दिया था। अब दूसरा था दोस्तों लौकिक संस्कृत। 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के बीच में मध्य प्रदेश में जो आर्य भाषा प्रचलित थी उन्हें लौकिक संस्कृत के अंतर्गत रखा जाता है। रामायण, महाभारत आदि काव्यों की रचना इसी भाषा में हुई। लोक व्यवहार की भाषाओं में ये ग्रंथ लिखे गए जो हमारे महाकाव्य दोस्तों। इसके बाद ये तो था दोस्तों जो आर्य भाषा का प्रथम भाग, आर्य भाषा को जो प्रथम खंड में विभाजित किया था। अब इसका दूसरा खंड है समय के आधार पर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल। इस काल को
प्राकृत काल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल को प्राकृत काल के नाम से भी पुकारते हैं। प्राकृत भाषा का विकास वैदिक या लौकिक संस्कृत से नहीं हुआ। ये वैदिक और लौकिक संस्कृत थी, इससे इसका विकास नहीं हुआ, बल्कि यह भाषा वैदिक कालीन जन भाषाओं से उद्भूत है। वैदिक काल में जो जनता लोगों द्वारा जो भाषा प्रयोग में ली जाती थी वो उससे उद्भूत है। दोस्तों, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश जन भाषा में अर्थात जो आपके मध्यकालीन प्राकृत भाषा थी उसके माध्यम से दिए थे। दोस्तों, इन्होंने अपने उपदेश अधिक से अधिक जनता तक पहुंचाने के लिए उन्हीं की भाषा में दिए। दोस्तों, इस काल को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जो प्राचीन आर्य भाषा काल है उसे तो 2 भागों में बांटा था, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, लेकिन मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल को 3 भागों में बांटा। दोस्तों, जिसमें प्रथम प्राकृत, मध्यकालीन आर्य भाषाओं में प्रथम प्राकृत जिसे पाली भाषा कहा जाता है, द्वितीय प्राकृत जिसे प्राकृत भाषा कहा जाता है, और तृतीय प्राकृत जिसे अपभ्रंश भाषा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, तो प्रथम प्राकृत जिसे पाली भाषा भी कहते हैं, इसका समय 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक था। दोस्तों, पाली को बौद्ध प्राकृत भी कहा जाता है क्योंकि इस भाषा का साहित्य भगवान बुद्ध तथा बौद्ध भिक्षुओं ने लिखा। यानी कि इस भाषा में जो साहित्य रचा गया दोस्तों उसको लिखने वाले थे भगवान बुद्ध और उनके शिष्य। जैसे कि त्रिपिटक, टीका साहित्य एवं वंश साहित्य आदि ग्रंथों को पाली भाषा के अध्ययन का आधार माना जाता है। जो भगवान बुद्ध द्वारा पिटक लिखे गए, उनकी टीका साहित्य लिखा गया, वंश साहित्य आदि पाली भाषा का ही है। दोस्तों, इसी भाषा में लिखा गया। पाली भाषा में तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक मिलता है। तद्भव लोगों या जन भाषा के शब्दों की अधिकता है। दोस्तों, इसके तहत सम्राट अशोक ने अपने सभी उपदेशों को पाली भाषा में ही टंकित करवाया था। सम्राट अशोक ने भी यही किया था क्योंकि उन्होंने ही वही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया अपनी पुत्री संघमित्रा आदि के माध्यम से, जो श्रीलंका तक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गई थी। दोस्तों, तो इन्होंने भी अपने विचारों को प्राकृत पाली में ही दिया था। दोस्तों, और टंकित करवाया अर्थात उन्हें लिखवाया था। इसके बाद आती है दोस्तों द्वितीय प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा का अर्थ प्राकृतिक अथवा स्वाभाविक भाषा होता है। प्राकृत भाषा पहली से 5वीं सदी तक साहित्य सृजन की भाषा रही है। दोस्तों, प्राकृत भाषा की स्थिति है कि यह पहली से और 5वीं सदी तक साहित्य सृजन की भाषा रही है। साहित्य का माध्यम बनने के कारण इसे संस्कृत से शब्दावली ग्रहण करनी पड़ी। इस दृष्टि से इसकी जननी संस्कृत को माना जा सकता है। यह भाषा जनसाधारण में भी प्रचलित थी। बररुचि का प्राकृत प्रकाश तथा आचार्य हेमचंद्र का प्राकृत व्याकरण प्राकृत भाषा में रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। प्राकृत भाषा के भेद। जैसे प्राकृत भाषा के वर्गीकरण को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। प्राकृत में जैसे सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, पैशाची, महाराष्ट्री, ये दोस्तों द्वितीय प्राकृत भाषा के भेद है। जिसमें सौरसेनी जो प्राकृत है ये मथुरा या सूरसेन क्षेत्र की भाषा थी। मथुरा या उसके आसपास का जो सूरसेन क्षेत्र है वहाँ इस सौरसेनी प्राकृत का प्रयोग होता था। मागधी प्राकृत मगध क्षेत्र की भाषा थी। दोस्तों, अर्धमागधी मगध एवं मथुरा के बीच की भाषा थी। पैशाची कश्मीर के आसपास की भाषा थी और महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र के आसपास की प्राकृत भाषा थी। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने प्रथम प्राकृत यानी पाली भाषा को, द्वितीय प्राकृत यानी कि प्राकृत भाषा को और तृतीय प्राकृत यानी अपभ्रंश भाषा को अभी जस्ट हम समझेंगे। महाराष्ट्री प्राकृत श्रेष्ठ एवं परिनिष्ठित प्राकृत भी मानी जाती है। महाराष्ट्र क्षेत्र जो प्राकृत है दोस्तों, प्राकृत भाषा का लगभग 80% साहित्य इसी भाषा में रचित है। अर्थात महाराष्ट्री प्राकृत है उसमें प्राकृत का जो 80% साहित्य वो इसी भाषा में है। दोस्तों, यानी कि हम समझ सकते हैं प्राकृत भाषा के इन 5 रूपों के अलावा कुछ अन्य रूप भी देखने को मिलते हैं, जिनमें
दाक्षिणात्या, वाहविकी, आवंती, प्राच्या, केकय, टक, खस आदि प्राकृत भी चलती है दोस्तों। इसके बाद प्राकृत भाषा का तृतीय रूप आता है तृतीय प्राकृत, जिसे अपभ्रंश, अबहट्ठ या प्रारंभिकी हिंदी आदि नामों से पुकारा जाता है। हम अपभ्रंश का अर्थ भी समझ सकते हैं कि अपभ्रंश शब्द का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों विकृत, स्खलित, भ्रष्ट, अशुद्ध, पतित या भाषा का बिगड़ा हुआ अथवा असंस्कृत रूप, वो कहलाता था दोस्तों अपभ्रंश। जो भाषा के सामान्य मापदंडों से दिग्भ्रमित हो गई हो उसे अपभ्रंश कहते हैं। दोस्तों जो लोग अच्छी तरह पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, उन्होंने जिस भाषा को बोलने चालने में अधिक प्रयोग में लिया दोस्तों, वो अपभ्रंश के नाम से जानी गई। अर्थात ये जनता के अधिक करीब थी, इसमें व्याकरण सम्मत जो नियम कानून है उनका कोई पालन नहीं था दोस्तों। तो ये भाषा का एक बिगड़ा हुआ रूप था जिसे अपभ्रंश के नाम से जाना गया। इसे अबहट्ठ या प्रारंभिकी हिंदी भी कहा जाता था दोस्तों। दंडी, रुद्रट, राजशेखर, बागभट्ट यानी बाणभट्ट, हेमचंद्र आदि ने अपने ग्रंथों में अपभ्रंश का प्रयोग किया है दोस्तों। आचार्य भामने के काव्यालंकार में भी अपभ्रंश का प्रयोग किया गया है। भौगोलिक दृष्टि से अपभ्रंश पश्चिमी भारत की बोली थी। अपभ्रंश मुख्यतः आभीरों एवं गुर्जरों द्वारा बोली जाती थी। अपभ्रंश को बोलने वाले थे दोस्तों आभीर और गुर्जर। अपभ्रंश का वर्गीकरण अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से किया। जैसे डॉक्टर तंगारे के अनुसार अपभ्रंश के मुख्य रूप से 3 रूप है, पश्चिमी अपभ्रंश, पूर्वी अपभ्रंश एवं दक्षिणी अपभ्रंश। नाभि साधु ने उपनागर, आभीर एवं ग्राम्य इन 3 भागों में अपभ्रंश को बांटा है और मार्कंडेय ने भी अपभ्रंश को 3 भागों में वर्गीकृत किया है, जिसमें है आपके दोस्तों नागर अपभ्रंश जो गुजरात आदि क्षेत्रों में बोली जाती थी, उपनागर अपभ्रंश जो राजस्थान आदि क्षेत्रों में बोली जाती है दोस्तों, ब्राह्मण या ब्राह्मण अपभ्रंश जो सिंध प्रांत में बोली जाती है। इसी क्रम में चौथा पॉइंट यानी भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश के 5 भेद माने हैं। धीरेन्द्र वर्मा जो भाषा वैज्ञानिक है वो अपभ्रंश को 5 भेदों में विभाजित करते हैं, 5 भागों में बांटते हैं दोस्तों। पहला है शौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा मागधी अपभ्रंश, तीसरा अर्धमागधी अपभ्रंश, चौथा महाराष्ट्री अपभ्रंश और 5वां है पैशाची अपभ्रंश। इस प्रकार दोस्तों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने भी अपभ्रंश भाषा को 5 भागों में विभाजित किया था। अपभ्रंश भाषा में रचित प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है दोस्तों, जैसे कि वर्ण रत्नाकर, इसके लेखक थे ज्योतिश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर नामक जो अपभ्रंश की रचना है दोस्तों उसको लिखा था ज्योतिश्वर ठाकुर ने। कीर्ति लता और कीर्ति पताका जो अपभ्रंश की रचनाएं थी इनके लेखक थे विद्यापति। राउल बेल ये रोड़ा कवि की रचना थी दोस्तों, पत्थरों पर लिखी गई रचना। पाहुड़ दोहा राम सिंह की कृति, राम सिंह की रचना थी। पौमचरियु स्वयंभू अपभ्रंश के महाकवि वाल्मीकि जिन्हें कहा जाता है। भविष्यत कहा ये धनपाल की रचना थी। तो दोस्तों इनके विषय में आपके 2nd ग्रेड 1st ग्रेड में भी अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं कि वर्ण रत्नाकर किसकी है, ज्योतिश्वर ठाकुर की। कीर्ति लता कीर्ति पताका ये विद्यापति की। राउल बेल रोड़ा कवि की। पाहुड़ दोहा राम सिंह की। पौमचरियु स्वयंभू की और भविष्यत कहा धनपाल की रचनाएं दोस्तों। तो इनसे संबंधित कई प्रश्न बार बार भर्ती परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। अपभ्रंश भाषा प्राकृत एवं आधुनिक आर्य भाषाओं के मध्य कड़ी का कार्य करती है। दोस्तों ये भी माना जाता है कि जो अपभ्रंश भाषा है वो पहले की जो अपनी प्राकृत भाषा है बौद्ध धर्म की भाषाओं से और आधुनिक जो हमारी भाषा है उसके मध्य कड़ी का कार्य करती है, अर्थात दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। अब दोस्तों भाषा का जो बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश उसी से अबहट्ठ शौरसेनी अपभ्रंश में देशी बोलियों के मिश्रण से अबहट्ठ का विकास हुआ। शौरसेनी अपभ्रंश में दोस्तों देशी बोलियां सम्मिलित हो गई थी, देशी यानी कि क्षेत्रीय लोगों द्वारा बोले गए शब्द, तो वो अबहट्ठ का उससे विकास हुआ है। अपभ्रंश एवं अबहट्ठ में बहुत थोड़ा ही अंतर है दोस्तों, ये क्योंकि दोनों के आसपास ही है।
अपभ्रंश में ही जब क्षेत्रीय शब्दों को देसी शब्दों को मिला दिया जाता है तो वो अभट्ट कहलाती है। इसलिए कुछ विद्वान अपभ्रंश को ही अबहट्ट मान लेते हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अबहट्ट को अपभ्रंश एवं आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी माना है। तो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी तो अबहट्ट को ही अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी मानते हैं कि अपभ्रंश को, जैसे अपभ्रंश भाषा प्राकृत एवं आधुनिक आर्य भाषाओं के मध्य एक कड़ी का कार्य करती है, लेकिन यहाँ सुनीति कुमार का मानना है कि अबहट्ट को अपभ्रंश एवं आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी मान सकते हैं हम। तो इस प्रकार दोस्तों भाषाओं का यहाँ विस्तृत विश्लेषण हम देख रहे हैं कि किस किस प्रकार अलग अलग विद्वानों के कुछ विचार भाषाओं से संबंधित। आगे अबहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर के वर्ण रत्नाकर नामक ग्रंथ में मिलता है दोस्तों। अबहट्ट की समय अवधि 900 से 1100 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। अबहट्ट में ही तद्भव शब्दों की संख्या सर्वाधिक मिलती है। तद्भव जो हिंदी के ऐसे शब्द जो हिंदी से अलग अर्थ रखते हैं, मतलब हिंदी के ही शब्दों का विकृत रूप तद्भव शब्द कहलाते हैं। तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं जबकि तद्भव हिंदी के, जिसे अबहट्ट को प्रारंभिक हिंदी रूप नाम से भी पुकारा गया दोस्तों। प्रारंभिक हिंदी को पुरानी हिंदी के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार अपभ्रंश का परिवर्ती रूप ही पुरानी हिंदी है, यानी कि अपभ्रंश का जो पुराना रूप है वो ही पुरानी हिंदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। कई बार अपभ्रंश, अबहट्ट एवं प्रारंभिक हिंदी तीनों का प्रयोग एक ही अर्थ में कर लिया जाता है, क्योंकि तीनों में थोड़ा ही फर्क है। कई बार तो ऐसा होता है दोस्तों कि अपभ्रंश को, अबहट्ट को और प्रारंभिक हिंदी तीनों को कई विद्वान एक ही अर्थ में प्रयोग में ले लेते हैं, क्योंकि देखा जाए तो इन तीनों में थोड़ा सा ही अंतर है, थोड़ा सा ही फर्क है। आधुनिक आर्य भाषा काल। अब दोस्तों हमने प्रारंभिक आर्य भाषा काल, मध्यकालीन आर्य भाषा काल पढ़ा, अब है अपना आधुनिक आर्य भाषा काल। अपभ्रंश भाषा से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ। इसे निम्नलिखित सारणी से समझा जा सकता है दोस्तों। जैसे सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती आदि का विकास हुआ दोस्तों। ये भाषाएं उत्पन्न हुई। अपभ्रंश के भेद और उत्पन्न आधुनिक आर्य भाषाएं। सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती का विकास हुआ, ये उत्पन्न हुई। अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी, मागधी से बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया, खस से पहाड़ी, पैशासी से पंजाबी लहंदा, महाराष्ट्री से मराठी और ब्राचड़ से दोस्तों सिंधी, ये अपभ्रंश के भेद है दोस्तों। सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, पैशाची, महाराष्ट्री और ब्राचड़, और इनसे जो आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ, उत्पन्न हुई, उनमें है दोस्तों ये जो हमने देखा। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कहते हैं उनके अनुसार कि पहाड़ी उपभाषा की उत्पत्ति खस से न होकर सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। भोलानाथ तिवारी मानते हैं कि जो पहाड़ी हिंदी की उत्पत्ति है वो खस से न होकर, इसका मानना था सौरसेनी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है दोस्तों। लहंदा की उत्पत्ति पैसाची से न होकर के से, पंजाबी की उत्पत्ति भी पैसाची से न होकर टक से हुई है। इस तरह भोलानाथ तिवारी का कुछ मत भिन्न है दोस्तों इनसे। हिंदी भाषा की यहाँ तक की विकास यात्रा को इस प्रकार समझा जा सकता है। अब तक हमने हिंदी भाषा को दोस्तों प्रारंभिक, मध्य और आधुनिक आर्य भाषा काल में समझा। अब हम एक साथ हिंदी भाषा के विकास को देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले प्राचीन संस्कृत। प्राचीन संस्कृत के तहत लौकिक संस्कृत और प्रथम संस्कृत आती है दोस्तों। दूसरी प्राकृत या पाली आती है। इसका सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी 3 भागों में विभाजन है। उसके बाद सौरसेनी का नागर अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी में, और अर्धमागधी का अर्धमागधी अपभ्रंश या पूर्वी हिंदी में विकास है दोस्तों। और इन्हीं से हमारी वर्तमान हिंदी का विकास हुआ है।
हिंदी के विकास में शौरसेनी, मागधी एवं अर्धमागधी अपभ्रंश का विशेष योगदान है। कहने का मतलब जो हमारी हिंदी भाषा वर्तमान समय में हम प्रयोग में लेते हैं दोस्तों, उसका विकास शौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक काल की आर्य भाषा से ही हिंदी के वर्तमान स्वरूप का विकास हुआ है। आधुनिक काल की जो आर्य भाषाएं थी उनसे ही हमारी वर्तमान की हिंदी का विकास हुआ दोस्तों। अपभ्रंश यानी पुरानी हिंदी के बाद से हिंदी के वर्तमान स्वरूप तक के इतिहास को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है दोस्तों। यानी कि पुरानी हिंदी से लेकर और आधुनिक हिंदी तक का जो इतिहास है उसको 3 भागों में समझ सकते हैं दोस्तों, जिसमें है आपके हिंदी भाषा का काल, जैसे कि आदिकाल जिसे प्रारंभिक काल 1000 से 1500 ईस्वी, मध्यकाल जिसका समय दोस्तों 1500 से 1800 ईस्वी, और आधुनिक काल जिसका समय है दोस्तों 1800 ईस्वी से अब तक। तो इस प्रकार विद्वानों ने यहाँ हिंदी भाषा को स्पष्टतः समझने के लिए हिंदी भाषा का जो आज जो हम हिंदी भाषा को पढ़ते हैं, जो देखते हैं दोस्तों, उसके विकास काल को हम इन 3 भागों में वर्गीकृत करके और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो अब तक पढ़ा है दोस्तों, उम्मीद है सभी मित्रों को समझ में आया होगा। आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। अपने मित्रों को लाइक, शेयर और ज़रूर करें दोस्तों। सब्सक्राइब करने के लिए कहें, आप भी करें। अच्छा पढ़े और आगे बढ़े दोस्तों। धन्यवाद मित्रों।